तो ऊर्जा एनर्जी एक आसान सेक्शन है, हम लोग ध्यान दीजिए इसमें बढ़िया से। ऊर्जा को हम लोग देखें, ये अपने आप में कुछ नहीं है, कार्य करने की क्षमता। आपको दिन भर कार्य कराया जाए, शाम में आप कहेंगे कि कुछ एनर्जी चाहिए, यानी ऊर्जा के लिए हम लोग मुख्य रूप से क्या निकालते हैं, कार्य, वर्क निकालते हैं, और कार्य की क्षमता, कैपेसिटी, इसी क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा का। और ऊर्जा मेन रूप से जो मशीन में होते हैं उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो गया हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा। मशीन वाली जो ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बढ़िया से केवल 10 मिनट सुन लेंगे, इस पर सभी क्वेश्चन आपको बन जाए। एनर्जी सेक्शन आज कंप्लीट हो जाएंगे, खूब ध्यान दें। तो यांत्रिक ऊर्जा के मेन दो पार्ट है। एक को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा को कहते हैं गतिज ऊर्जा, इसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी दो तरह का होता है, और दोनों को जब मिला देंगे तो इसका नाम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। अब मेन आपको यहां से एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो स्थितिज ऊर्जा दो स्थितियों में उत्पन्न होता है, या तो किसी वस्तु के स्थिति को बदले या किसी वस्तु के आकार को बदले। दोनों बात ध्यान दो, किसी पदार्थ के स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु के गति में होने के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। आप सभी लोग समझ रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा, अगर हम एक ईंट को ऊपर उठा ली, बोले हमने स्थिति बदला है कि आकार, चलिए बोलिए, एक ईंट को ऊपर उठाए तो क्या ईंट का आकार बदल गया? नहीं, उसके पोजीशन बदल गए। ड्यू टू चेंज इन शेप या पोजीशन, दोनों स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करे। तो अब बताइए, अगर हम ईंट को ऊपर उठाए तो इसका स्थिति बदल गया, तो ईंट में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ी खासियत स्थितिज ऊर्जा गुप्त संचित ऊर्जा है, दिखाई नहीं दे। स्थितिज ऊर्जा दिखाई नहीं देगा, छिपा हुआ रहे। और मन में सोचना है कहीं भी छिपा हुआ ऊर्जा जो दिखाई नहीं दे तो गुप्त संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बोलिए, गुलेल खींच दिए, स्थिति बदले की आकार, चलिए बोलिए, गुलेल खींचे, रबर का आकार बदले, और आकार बदले तो समझ लेंगे कि तब गुप्त संचित ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा है। बताओ, कोई गुलेल के अंदर छोटा सा पत्थर दबा ले, आप पूछे कि बोले इसमें ऊर्जा है, और तुम कहोगे कि नहीं, वो छोड़ देगा तो बल गुणा विस्थापन दोनों दिखाई देंगे। तो आप पेपर होगा ना, कहोगे बताओगे बल गुणा विस्थापन, इसको कार्य कहते हैं। तो उसमें देखो एनर्जी छिपा हुआ, खींचा हुआ धनुष, कौन ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। सुनना है बढ़िया से, फिर हम 10-12 एग्जाम्पल चले और आपको बताना है कि इसमें कौन ऊर्जा है। वो बता रहे हैं तो मतलब प्रारंभिक चरण सही, तब फार्मूला बेस चलेगा, फिर उस पर कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा, सब अध्ययन हम लोग डिटेल करें। जितने स्तर का प्रश्न सभी चल देंगे, फिर इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। अब आप बढ़िया से सुने, गतिज ऊर्जा डायरेक्ट दिखाई देता है। चलती हुई गाड़ी डायरेक्ट पता है कि अगर आगे जाएंगे तो बल गुना बढ़िया से विस्थापन कर देंगे। अरे बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य करते। तो चलती हुई गाड़ी में कौन ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा। बोलो, करकट ऊपर है, उसमें कौन सा ऊर्जा है? बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा, उसमें गुप्त संचित ऊर्जा, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर गिर गया तो बल गुना विस्थापन लगा देगा। तो बताइए, उसमें जो एनर्जी है वो स्थितिज ऊर्जा है। अब आपसे कुछ पूछा जाए कौन ऊर्जा है, हमें लगता है कि आप लोग कितना कम बता दें, पक्का है? चलिए, ट्राइबल एकदम हल्का। पहाड़ पर रखा पत्थर, पहाड़ पर रखा पत्थर स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर रखा पत्थर है, गुप्त संचित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। बहुत बढ़िया। नदी का बहता पानी, नदी का बहता पानी गतिज ऊर्जा, पानी बह रहा। बांध में जमा पानी, जल्दी बोलिए, बांध में पानी जमा है, तो बांध में पानी जमा है, इसमें बहुत एनर्जी है, शांत है। एक बार टूट जाए, इधर के आदमी को 10-20 के स्पीड में ले जाए, या तुमको एनर्जी दिखाते हैं कितना रखे हुए। तो बताओ, ये गुप्त संचित ऊर्जा है जी। तो बांध में जमा पानी कौन ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। बस ये 2 दिन आसान आसान दिए। मैं जान के भारी बोल के हड़काना चाहता हूँ, हड़कना नहीं। कई लड़का सोचा कि आप भारी, अरे क्या भारी पूछेंगे? खूब होगा तो गुलेल खींचेंगे, धनुष खींचेंगे, नहीं होगा तो बंदूक में गोली दौड़ा, यही सब लोग करेंगे। चलो अभी सुनना है, एक बार सब सोच के आंसर देना। उड़ता हुआ हवाई जहाज कौन ऊर्जा है? जल्दी बोलिए, उड़ता हुआ हवाई जहाज। अरे एक आंसर नहीं यार, एक आंसर किसके बोलो? कौन सा? दोनों। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग। अच्छा, स्थिति कितने को लग रहा? कितने नालायक तो कोई नहीं होगा, उड़ रहा है। उड़ रहा है ना जी। तो गतिज कितने को लग रहा है? वेरी गुड, कई बात। अच्छा, और यांत्रिक कितने को लग रहा है? वाह, इसमें तो सबसे ज्यादा, बहुत बढ़िया। अब बस 2 बात सीखने हैं, 2 बात ध्यान देना। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? नीचे कि ऊपर? ऊपर। जब उड़ रहा है तो ऊपर, ऊंचाई हो जाएगा
तो स्थिति ऑटोमेटिक हो जाए। अगर ऊंचाई हो गया तो स्थिति ऑटोमेटिक हो गया, और जहाज उड़ रहा है तो गतिज भी हो गया, और दोनों हो गया तो यांत्रिक हो गया। चूंकि यांत्रिक के दो टाइप, देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन परीक्षा में बनना शुरू हो रहा है। उछाल के हवाई जहाज को उड़ा देता है तो उसमें डबल एनर्जी है। अगर उड़ते समय आगे चिड़िया आ गया तो मार के ठीक कर देगा, गतिज ऊर्जा। अगर इंजन फेल हो गया तो नीचे आके ठीक कर देगा, स्थितिज ऊर्जा। दोनों रखता है, और दोनों रखेगा तो कहोगे समझ गए ये कौन ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। बोलो स्पष्ट सबको? अच्छा जल्दी जल्दी सोच के बताओ। अभी अब धीरे धीरे राउंड शुरू हो रहा है। अभी और बात है, ऊपर ले चलते हैं। अंतरिक्ष में उड़ता रॉकेट, और उड़ाते हैं तुमको, अभी बहुत ऊपर तक उड़ाएंगे, घबरा नहीं, सब चेक हो जाएगा। अंतरिक्ष में उड़ता रॉकेट कौन सा ऊर्जा होगा? एक शब्द बोलिए, गतिज, यांत्रिक, स्थितिज। अरे तुम लोग तीनों मार पाके सुरक्षित छोड़ में रहे हैं तो बड़ा समझदार लोगों से बैठने पड़ रहा है। कितने को स्थितिज लग रहा है? स्थितिज, अंतरिक्ष में उड़ता रॉकेट, इतना तो कम समझदार पे नहीं है। गतिज लग रहा है, और गतिज में हाथ उठा रहा है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष। हाँ, कितने लोग को दोनों लग रहा है, हाथ उठाइए, दोनों। वाह, तुम किसमें है रे? ओ चॉइस बी, इनमें से कोई नहीं बोलो ये नहीं, समझ गए, बी चॉइस को रहा। तो सुनिए जरा बढ़िया से, कितना आसान क्वेश्चन आपको दिया गया। अंतरिक्ष में उड़ता रॉकेट, पहले सब लोग ये बताओ, दो बातें हैं। रॉकेट उड़ रहा है, गतिज तो है, लेकिन अंतरिक्ष में इंजन फेल हो जाए, नीचे आके तुम्हारा माथा ऊपर पड़ेगा। अगर नीचे नहीं आएगा तो इसका मतलब स्थिति नहीं है। कोई लड़का ऊपर धर लिया तो एकदम धर लिया कि स्थिति मारी बना, तुमको ब्रेन धीरे धीरे लगाना पड़ेगा। दो बात परीक्षा हॉल में सोचना, कि नीचे भी आगे करना स्थिति हटा देते हैं, पूछ लेना आएगा कहा स्थिति है। अच्छा अगला तो पक्का सही करेगा। अच्छा अब तुम लोग धर रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया, सुनेंगे नेक्स्ट। अभी बहुत एग्जाम्पल चलेंगे, और यही सीख रहा है तो कंपटीशन में बस यही खेल करना। बहुत को हाथ में इस पर सीधे थोड़े करने आए, तुमको खूब है तो इस पर रहेगा, नहीं तो कंसेप्ट पर जाए, और कंसेप्ट फार्मूला पर बने। उस पर कितने लेवल पे घुमाएगा उसको एक साथ देखना होता है। उदाहरण के बाद जल्दी बोलिए, घड़ी में चाबी भर दिए कौन ऊर्जा है? सोच लो बढ़िया से, घड़ी में चाबी भर दिए, तो घड़ी में चाबी भर दिए। तुम लोग को बैटरी वाला घड़ी जब आ गया तब से जन्म है तुम लोग का। 1976-78 वाले लोग चाबी वाला घड़ी रखते, तो देखा होगा पुराने अवशेष भी आप लोग। तो अभी भी है बहुत कम अब मिलते। तो चाबी वाले घड़ी, चाबी वाले खिलौना, कौन ऊर्जा भरते हैं? स्थितिज ऊर्जा, गुप्त संचित ऊर्जा है, दिखाई नहीं देती। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अभी पूछ ले, तुम बताओ बैठे बैठे, छत पर दौड़ती लड़की कौन ऊर्जा है? एक लड़की छत पर दौड़ रही है, कौन है बोलिए? अभी देख रहे हैं इसका ब्रेन टेस्टिंग। लड़की से नहीं पूछ रहा है, एक लड़की छत पर दौड़ रही है, लौटरी, स्थितिज, गतिज, यांत्रिक, नरतिज, स्थितिज। अच्छा इनका सोचना, दौड़ रही है कहा गया, दौड़ रही है जो स्थिति मारो, कौन उड़ जाएगा? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, छत पर दौड़ता बालक, छत पर दौड़ती लड़की। छत क्यों लगा? ऊंचाई है, स्थिति ऑटोमेटिक हो, दौड़ रहा है, गतिज हो गया, दोनों हो गया, यांत्रिक मारेंगे। परीक्षा में देखो बड़ा स्पीड से पढ़ना, जैसे देगा छत पर तो अपना कलम उठाना, कहना छत पर गया है ऊपर, दौड़ रहा है, मारे दोनों, यांत्रिक हो गए। बोलो क्लियर है सबका? अब तुमको लगता है थोड़ा उदाहरण का लेवल बढ़ा लो, बढ़ाएगा ना? अच्छा हल्का बढ़ाते, ज्यादा नहीं, एकदम हल्का हल्का, बस उदाहरण बताते जाओ। एक ईंटा, एक ईंट है, उठाए हुए है, ए बिंदु पर है, और इसको छोड़ दिए तो बी पर, और धड़ाम सी पर। आपको बताना है ए पर कौन ऊर्जा, बी पर कौन ऊर्जा, सी पर कौन ऊर्जा? ए पर कौन सा ऊर्जा, कौन सा? अरे यांत्रिक, कितने को ए पर यांत्रिक लग रहा है? अरे क्यों लग रहा है? ए पर ईंट उठा के रखे है, चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, स्थिति ना होगा जी। ये तो कहीं ऊंचाई में यांत्रिक मारने का लक्षण से किया, कौवा उड़, बगला उड़, पता है सोचेगा ना जी, इसमें ऊंचाई पर ईंट रुका हुआ है ना, पर रुक गया तो स्थिति है। ए पर पोटेंशियल एनर्जी, चलिए बोलो बी पर, बी पर चल भी रहा है, ऊंचाई भी है तो यांत्रिक ऊर्जा है, और सी पर गतिज ऊर्जा है, गिरते समय ऊंचाई खत्म है, सिर्फ गतिज ऊर्जा से गिरा। देखिए कई कई पॉइंट इसे क्यों बता रहा है, सब पर न्यूमेरिकल चलो, और हम ऑटोमेटिक चलेंगे। एक सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण, सीधे खाली बताएंगे स्थिति बराबर गति, पैनाक से न्यूमेरिकल शुरू हो जाए। अभी पहले पहचानो कहा कौन है, अगला उम्मीद है आप लोग एकदम सही कर लोगे। थोड़ा भारी करे कि बहुत बहुत, अरे वाह यही चाहिए। ये सब अंदर से आत्मा बोलने लगे कि तुझे तो सीख रहे हो, आएगा ना सर, तब कहां से सीखेगा, तब कहां से सीखेगा जी, तब तो बड़ा मुश्किल। चलिए जल्दी से बताओ, ये एम द्रव्यमान का वस्तु, ये लीजिए टनाटन, ऐसे 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 और फिर ऐसे फिर ऐसे, और समझा देते हैं ए बी सी डी ई।
एक ईंट लिए और बांध के लटकाए और ये लीजिए नाक के पास लाके छोड़ दिए तो गया, नाक तोड़ देगा क्या? नहीं, वो वहीं रुका, फिर गया। तो आपको बताना है ए पर कौन ऊर्जा, बी पर कौन ऊर्जा, सी पर कौन ऊर्जा, डी पर कौन ऊर्जा, ई पर कौन ऊर्जा। जल्दी केस शुरू कीजिए। ए पर स्थिति ऊर्जा, क्योंकि यहाँ रुका, अब फिर गया। वेरी गुड। बी पर यांत्रिक चल भी रहा है, क्षमता भी है। सी पर गतिज हो गया, यांत्रिक नहीं बोलना। सी पर मैक्सिमम स्पीड है, गतिज होगी। बोलो डी पर यांत्रिक और ई पर स्थितिज होगी। अब आपको दिया जाए इस फिगर में सबसे अधिक वेग कहाँ है, तो सी पर सबसे अधिक वेग, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा कहाँ है, सी पर। सबसे ज्यादा स्थितिज कहाँ है, ए पर और ई पर, दोनों पॉइंट हो। अब बोलिए पहचानने को आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया स्थिति। आप लोग ऊर्जा को प्रारंभिक चरण में पहचानने को बढ़िया से सीख गए। और सेकंड चरण, पहले सब बात समझ लिखना तो समझो कि सिर्फ इसके लिए है कि भविष्य में न भूले, और लिखने की क्रियाकलाप हम थोड़ा कम करवाते हैं। सुनो पहले खूब अच्छा से। और इंपॉर्टेंट चीज जरा सुनेंगे, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ½ mv² होता है। हाफ का मतलब अक्षर है, इसको साथ में रखना। तुमको कहेगा कि समान द्रव्यमान के दो वस्तु के वेग का अनुपात 1:2 है, तो काइनेटिक एनर्जी का अनुपात क्या हो? तो आपको सोचना है, हाफ माने 7, द्रव्यमान समान है तो छोड़ दो। वेग में स्क्वायर होकर काइनेटिक चलता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 6। देख रहे कैसे है क्वेश्चन। अगला बताइए, दो पिंड के द्रव्यमान का अनुपात 1:2 और उसके वेग का अनुपात 2:3, तो उसके गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? दोनों दे दिया। आप खाली हाफ mv² से नहीं काम चलेगा, अभी देखना कितना लेवल चल रहा है। पहले क्या करोगे, हाफ को 7 मत सोचो। बोलो m का मान 1, वेग का मान 2x2 बटे m का मान 2, वेग का मान 3x3, 2 से 2 खत्म, 2:9 ये आंसर है। लड़के गेस करता ही नहीं कि 2 और 9 को तो तालेमेल नहीं आ रहा है, 4-6 रहता तो कुछ बात ताकि गुना उना किया। देखिए बात समझेंगे, लड़के मारोगे तुम नहीं मारोगे। अभी हम देंगे, हम तो केवल अभी सिखा रहे हैं ना, फिर देंगे। अब इससे भी बढ़िया क्वेश्चन जो कहते हैं निश्चित आने वाला, उसको सुनिए। मोमेंटम को संवेग पी कहते हैं, और संवेग का मतलब द्रव्यमान गुना वेग, इसको पिटाई चोट कहते हैं। मार दिया कोई ईंट से, तो पूछे क्या हुआ, कहना हमको संवेग दे रहा है। संवेग मैंने ईंट उठाया, द्रव्यमान दे दिया, वेग चिल्लाए कि मिला संवेग। संवेग मैंने द्रव्यमान गुना वेग। आपसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या संबंध, तो आपको ध्यान रखना है, v का स्क्वायर है, m का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो m से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो m² हो जाएगा कि नहीं, तो इसको mv का होल स्क्वायर कहेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर संवेग का स्क्वायर बटे 2m होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट इसे फार्मूला है। अब आपको अभी क्वेश्चन देते हैं, उसको सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न। यदि संवेग के मान में 50% वृद्धि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा के मान में कितने % की वृद्धि होगी? इसे न्यूमेरिकल में खूब पूछता है। कोई लोड नहीं लेना है, टनाटन मारना है। कैसे? एक बार सुनो के लिए, किसी भी चीज में अगर स्क्वायर रहेगा, लाइफ टाइम है, क्षेत्रमिति बना रहे हो, गोला का क्षेत्रफल 4πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr²। बोला मैं क्यों कर रहा, क्षेत्रफल चल रहा है, आयतन में क्यों चलाना। और जरा ध्यान दीजिए, किसी में भी अगर स्क्वायर चलेगा और तुमसे वृद्धि करता है तो समझ लेना कि उसको 2 बार जोड़ो और फिर दोनों को पटक के गुना करो और बटे 100 करो, इस 100 में लागू हो। वृत्त का क्षेत्रफल 50% बढ़ाया जाए, वृत्त का त्रिज्या इतना बढ़ा दिया जाए, जिस पर स्क्वायर है सब नहीं चले। तो आप जल्दी बता लो, 0 से 0, 0 से 0, 50, 50, 100 और 25, 125% आंसर तैयार। अगर हम कहते 50% कमी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने % की कमी हो? 50 जो 50, घटाओ 50 गुने 50 बटे 100, बोलो 100 में से 25 गया, 75% की कमी हो जाए। तो बात समझ में आ रही है सबको? अब पहले ये बताए, इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन पूछ लो। लेवल 1 करें कि 2? जैसा बोलो, 3 कहोगे तो 3 चढ़ाते हैं, हमको जैसा कहोगे वहां चढ़ाते हैं। वो तो पूरा तमन्ना पूछा है। अच्छा चलिए ध्यान दीजिए, पूरी चढ़ने का मन होगा ना तो दे देगा बड़ा आराम से। यदि प्रोटॉन और अल्फा दो ऐसे कण हैं जिनको समान वेग दिया गया है, समान वेग दिया गया है, तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी प्रोटॉन का, अल्फा का, दोनों का समान होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो लेवल 3 चाहिए ना, लेवल 3 में पहला इलेक्ट्रॉनों को घुसाएगा तो मिलान और सही हो जाएगा। अगर अच्छा से मिल जाएगा ना तो कहेगा 3 कण क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा को समान वेग से गतिशील किया गया है और उसके गतिज ऊर्जा का मान क्रमशः x, y और z मापा गया है। निम्न कितना सही है? x greater than y greater than z, b x less than y less than z, x बराबर y बराबर z। और समझ में आ जाएगा लेवल 3 3 कण किए,
तीन कॉल जैसे ही कर देंगे। अच्छा बताओ, चेक करते हैं जिसको 3 लेवल चाहिए था, अभी पीछे के लेवल 1 देके 2 तो बोला कि जी 3, तो उसी के लिए 3 दे रहा है, तो समझ में आएगा। ऊर्जा से क्वेश्चन तो खूब अच्छे अच्छे उठते हैं ना, और आपके यही सब ब्रेन बढ़ाने वाला क्वेश्चन है, भले ही ना रहे, लेकिन जो इतना सोचेगा परीक्षा में कहीं नहीं छूटना। सोचने तुमको खूब आना चाहिए, इसलिए मैं कोई उसमें कंजूसी नहीं कर, नहीं उस पर गुस्सा हूं कि 3 लेवल क्यों बोल दिया। अच्छी बात है, धीरे धीरे सीखना। अब पहले ही बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा का वेग समान है। वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। तीनों का वेग समान है, तो वेग से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तीनों का v² तो वही हो। दूसरी बात, हाफ भी तीनों के लिए वही हो। तो यानी सिर्फ और सिर्फ मुझे लेना देना मास है। जिसका मास ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा काइनेटिक एनर्जी कम हो। तो कोई केवल हड़काने वाला क्वेश्चन है कि बच्चा पढ़ के अल्फा सल्फा दे देंगे तो अगला पढ़ने लगे, इधर से उछलते जाएगा कि मैं साइंस से हूं, और उधर से मुझाते जाएगा कि साइंस बहुत घुमा दिया। कभी कभी जान के साइंस वाला को पटकता भी, ताकि बैलेंस में रहे, आर्ट्स वाला बच्चा को ज्यादा तकलीफ ना हो, सब धन 22 पे से ही रहे। आर्ट्स रहे साइंस रहे, कोई नहीं बनाया, थोड़ा मीडियम में रहता है तो साइंस वाला बनाता है, आर्ट्स वाला बेचारा हो जाता है। तो और जरा ध्यान दीजिए, ये तीनों में बताओ सबसे हल्का कौन, सबसे हल्का कौन? इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी x है, तो सबसे ज्यादा कि सबसे कम? सबसे कम। ये कहता है कि x बराबर है, नहीं बराबर है, नहीं समझ में आएगा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन पूरा याद रखने का क्या जरूरत, एक भी धरा जाएगा तो लफ्ज पकड़ा जाए। अब तुमको समझना है कि इलेक्ट्रॉन से भारी कौन? प्रोटॉन। और प्रोटॉन से भारी कौन? अल्फा। कभी भी प्रोटॉन अल्फा देगा तो समझना भार के लिए दिया है अल्फा ज्यादा भारी है प्रोटॉन से। बोलिए लाइन क्लियर हो गया सबको? अभी आपको हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 प्रश्नों से ही मैं चेक करता हूं आपके समझने का क्षमता कितना अच्छा हुआ है। अभी हम चेक कर रहे हैं क्वेश्चन, तेजी में बोलना है आपको। पहले मैं चॉइस लिख लूं, नहीं तो आप लोग पेन से बोल देते हो, तुम लोग से खतरा भी हमें लगता है, तड़ाक से मारता है, इसलिए पहले हम चॉइस दे रहे हैं। 40%, 44%, 20% और 10%। 44%। अरे इन लोग तो बड़ा तेज है जी, तो क्वेश्चन तो पता नहीं है इन लोग, तो बड़ा भयंकर तेज है। ध्यान दीजिए, अब आपका क्वेश्चन है, यदि गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हुआ है तो संवेग को कितना % बढ़ाया हुआ घटाया गया? तो लोग आंसर मारते हो पहले ना, तो लोग पहले आंसर मारता है। अच्छा सुन लीजिए, आंसर पहले मारा इसलिए हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन तो सेटर की मर्जी पर ना होता है, जिधर चाहेगा उधर चल देगा। तो मुख्य बॉलर होता है कैसा बॉलिंग करता है, हमेशा देखता है बैट्समैन कैसे चेंज करे। हम अभी चॉइस लेकर 44 किया, तो 44 देगी थी। यदि गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए तो संवेग कितना % बढ़ेगा? हाँ, तो ऐसे प्रश्न को सोचना है कि संवेग का फॉर्मूला सर सिखाए थे, जोड़ो गुणा करके बटा 100, 40 जोड़ 40 80 हो जाएगा, नहीं 44 आएगा, 44 से हो ही नहीं सकता। 20 40 20 गुणा 20 बटे 100 जतरा के सही आंसर 20%। देखो जी, उल्टी दोनों ठीक रखना। कई लड़का जोड़ो वाला चक्कर रहता है, तो बैठ के परीक्षा में ये तो सुन है ना 40 भी दे सकता है, अधिकतर लड़के 96 लाके रख देता है। खाली 40 उसको भेंट हो जाएगा तो कहेगा कि हम क्या है 96 पक्का। अब बताओ तुम चॉइस गाइड आंसर बोल दो। काइनेटिक एनर्जी 40% बढ़ गया है, तो संवेग कितना % बढ़ा होगा? एक अंदाज आंसर बोलो, जल्दी बोलो। हो गया, इतना जल्दी खत्म हो रहा है। हाँ, तो आपको अपने से सोचना कैसे है कि 40 है तो 20 जोड़ 20 40, आप 20 गुना 20 करेंगे तो 44। आंसर 20 से कम थोड़ा बहुत जो रहेगा मार देंगे। तो तुम चॉइस क्लोज नहीं दे, चॉइस दे देगा ए में 10%, बी में 12.2, सी 17.3, डी 22.4। तुम अपने से सोचेगा कि 20 था तो 44, तो 40 है तब 17 के आसपास रहेगा। मारुति अगला तो सुनो, वोल्ट के बना ही मतन x जोड़ x गुना x में तो समीकरण बनाना, मुझे मत करना होता, समय नहीं होता है, पर जिन सब माइंड खूब कस के लगाना। तो अब पहले ही बताएं काइनेटिक एनर्जी पर कैसे मास और वेग और संवेग के साथ रिलेशन होता है। ये लाइन क्लियर हो गया सबको? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे सभी लड़के जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? mgh। वेरी गुड। दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ kl², ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, ये फॉर्मूला कभी सुनो, हाफ kl²। अच्छा क्या है? हाँ, गुलेल खींचोगे तो mgh चलेगा। तुमको कहेगा गुलेल खींच दिया तो mgh कैसे निकाले? और ईंटा उठा लेते तो mgh चले, लेकिन गुलेल खींचा, धनुष खींचा, बंदूक में गोली भरा, तो बंदूक में गोली भरा और कहेगा ऊर्जा निकालो, तो तुम कहोगे हम 4 किलो के बंदूक जी 50 पेज कितना उठा के मार रहा, इससे क्या मतलब है जी? कितना उठा के मार रहा है, इससे क्या मतलब? वहां चलेगा kl², k फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट, कैसा स्प्रिंग है, और l फॉर लंबाई, गुलेल में कैसा स्प्रिंग है और कितनी लंबाई तक खींच के मार रहा। दोनों फॉर्मूला इसमें वैलिड होता है।
तो आप समझ गए, आकार बदलेगा हाफ के एल स्क्वायर, स्थिति बदलेगा तो mgh। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दें, ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। और तब इसी से मेन न्यूमेरिकल पूछता है। अब जो आपको सिखाए थे 2 मिनट में इसको वाइंड अप करेंगे, फिर लिखने की क्रियाकलाप, आपको ऊर्जा से कुछ भी क्वेश्चन और सेट बनाते रहना, क्योंकि हम एक कंसेप्ट देंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी चल रहे हैं। कोई परीक्षा के लिए ऊर्जा लिख दिया तो तुमसे बन जाए। और जल्दी से ध्यान से सुनेंगे। बोलो ईंट यहां था तो कौन ऊर्जा? बोलो ईंट धड़ाम से नीचे आ गया, काइनेटिक ऊर्जा। अब यहां आ गया तो काइनेटिक, बीच में रहता तो दोनों था। और जल्दी बोलो, एक ईंट को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है तो किस वेग से सतह पर पड़ता है? न्यूमेरिकल दे दी। कोई लड़का बैठ के U बराबर 0 और फॉर्मूला सोचा, कुछ मत सोचना। अगर ऊपर से गिराएगा तो तुम इतना मुस्कुराना कि इसे फिर से पढ़िए। एक ईंट 10 मीटर ऊपर है तो कहना कि mgh। गिर गया तो कितना वेग से गिरेगा? कहना काइनेटिक एनर्जी है। ऊर्जा नष्ट नहीं होता है, हाफ mv स्क्वायर, m से m पार, g का मान 10, h का मान 10, हाफ v स्क्वायर, v बराबर स्क्वायर हटाओगे रूट 10 और ये रूट 2 चला जाएगा 10 रूट 2 आंसर है। समझिए। अब बैठ के तुम u बराबर 0 करोगे, अब v बराबर u प्लस gt करोगे और बैठ के निकालोगे तो टाइम लगेगा। ये फार्मूला में एकदम टन टन कितने ऊंचाई से गिरा है? 12 किलो का ईंट, तो तुम कहना कि चाहे 18 किलो गिरा है, एम कट जाता है। कोई लड़का एम पर ध्यान दिया रहता है कि 12 किलो के गिरा तनका होगा, 18 के गिरा तनका होगा। और इसी से सेटर समझदारी करता है। 4 किलो, 8 किलो और 20 किलो के 3 पत्थर को समान ऊंचाई से छोड़ने पर पृथ्वी पर ज्यादा वेग से टकराएगा। 4 किलो वाला, 10 किलो वाला, 18 किलो वाला एक साथ नहीं है, ज्यादा वेग से कौन टकराएगा? तीनों समान वेग से टकराएगा क्योंकि एम कट जा रहा है। देखिए कई लड़का तो बेचारा 18 किलो के बड़ा आराम से पटकता है। लोड ज्यादा है, सबको पूछने का बात है 18 किलो। और सब यहाँ ऊर्जा संरक्षण पर न्यूमेरिकल कैसे पूछता है तुमको समझा रहा है। इसके लिए सिर्फ कहीं ऊर्जा है। अभी तो धीरे धीरे जब हीट पाएंगे तो इसी को फिर वहां जोड़ेंगे। वहां कैसे आएगा? इतना अच्छा क्वेश्चन आएगा, कभी खाली क्वेश्चन सुनाएंगे, आंसर देखते हैं तुम्हारे ब्रेन में आए कि नहीं। एक झरना में पानी 80 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है तो ऊपर के और नीचे के ताप में अंतर कितना होगा? ताप में अंतर कितना होगा? ऊपर का पानी और नीचे का पानी के टेम्परेचर में कितना अंतर होगा? अभी तो अंतर तुमको सिखाएंगे आगे, 0 अंतर होगा। अच्छा वो जितना टेम्परेचर ऊपर उतना ही नीचे होगा, ऐसा लगता है? अच्छा तो तुम एक चीज बता दो, उसको अभी छोड़ो, तुम एक चीज बता दो तो समझने किसी क्या है। एक झरने से पानी ऊपर से गिर रहा है तो नीचे जब आएगा तो पानी का टेम्परेचर ऊपर की तुलना में गर्म होगा, ठंडा होगा, वही रहेगा। ये बता दिया तो इतने में दुख समझ जाएगा। नीचे पानी का ताप बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा लग रहा है। हीट में तुमको सिर्फ छोटा सा बात सिखाएंगे, अचानक मुस्कुराओ, फिर यही लगेगा। ऊपर जब पानी है तो इसमें कौन एनर्जी है? स्थितिज ऊर्जा mgh, और ऊपर उष्मा ms डेल्टा t। बस 2 चीज चलेंगे तो धाए से न्यूमेरिकल तैयार हो। अब क्यों उष्मा उधर पाएंगे तो न्यूमेरिकल तैयार होता है। एम फिर कट जाएगा, कितना पानी गिरे ऊंचाई पर निर्भरता है, पानी पर नहीं। और तब डेल्टा t से ताप का अंतर निकलता है। तो खैर अभी तो इसको केवल हम छोड़ दिए वर्ल्ड में, हीट में हम आपको सुनाएंगे। अभी आप इसको पहले तेजी में सुनते जाए। ऊंचाई से गिरा रहे हो तो आप समझ गए हो जितनी ऊर्जा ऊपर उतनी ही ऊर्जा नीचे। तुमको उल्टा क्वेश्चन दे दे, 5 किलो के गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंक दिए, कितना ऊपर तक जाए? कहना कि सर समझ गए, कोई टेंशन नहीं लगता है। फेंक दिए तो हाफ mv स्क्वायर, ऊपर भेज रहे हैं तो mgh, काट दिए कितना h तक जाएगा निकाल में। समझिए, कुछ भी फेंके कुछ भी गिरावे, खाली एक लाइन ध्यान रखोगे तो न्यूमेरिकल निकल जाए। बाकी बैठ के रखुआ वाला v बराबर u प्लस gp माइनस gp किया तो झकमार भी ये बहुत मुश्किल होगा बैठ के निकालते रहो। ई वाला में एकदम सीधे कहना कि सर फेंक दीजिएगा या गिरा दीजिएगा तो हम एकदम ठीक कर लिया, mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर और शुरू हो जाएगा। बोले क्लियर है सबको? ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। अब रूप को बदलना सीख लोगे और ऊर्जा पर एक अंतिम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध देखो। उसके बाद लिखने की क्रिया जितना समझाया उससे अलग न्यूमेरिकल देते हैं। हम फिर न्यूमेरिकल देंगे, लेकिन जो समझाया वो बेस है, वो बहुत नहीं देंगे। और चेक कर लेंगे कि एकदम ठीक ठाक मार रहा है कि खाली कथा सुनने पर ध्यान दे रहा है। ध्यान अगर एक जगह है तो एकदम फिट है। जल्दी से जरा सुनेंगे। कोई भी ऊर्जा किसी रूप में मशीन बदलता है। हम लोग का मशीन ईश्वर बनाए हैं, ईश्वर से बड़ा कोई इंजीनियर धरती पर नहीं, ब्रह्मांड में नहीं। वो कहीं से भी ऊर्जा निकालते हैं। ऊर्जा हर चीज में कार्य कर सकते हैं। तो सोचो कि इतना बड़ा भैंस है, मशीन सूखा हुआ भूसा खिलाते हैं और दौड़ता है। कार्य करने की क्षमता भूसा से निकालने वाला मशीन ईश्वर भैंस के पेट में लगा है। ईश्वर का यही समझ लो, ईश्वर कितने बड़ा इंजीनियर है। एक लाइन से समझ लो, केला खा के हम लोग चलते हैं और छिलका खा के बकरी चलती है। हर चीज से ऊर्जा निकालने का प्रबंध है। तुम्हारा मशीन दिया कि खाली केला का छिलका का देख दो, बकरी के दिए घूमो दिखाया होगा, बेच लो, तुम्हारा मशीन उसी के लायक। देख रहा कितना परमानेंट मशीन दिया हुआ है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, हर चीजों का मशीन कहीं से एनर्जी निकाल सकते हो और वो एनर्जी तुमको देखना है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ऊर्जा के दोनों रूप मेन जो तुम्हारा कंपटीशन में आता है उसको भी अभी चर्चा करेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसमें भी आपका चेक करेंगे कितना बढ़िया बताते हो। तब कार्य होते हो जाएगा तो ऊर्जा से तुम पालो।
ज्ञान हो। और जरा जल्दी जल्दी बताएंगे, हम मशीन का नाम बोलेंगे, आप बोलोगे कौन ऊर्जा से, किस ऊर्जा। सुनना है बढ़िया से, आपको बोले माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। अच्छा 1 मिनट सुन लेने दीजिए पहले, माइक्रोफोन। अच्छा 1 मिनट सुन लेने दीजिए पहले, सुन ले, देखे हैं कि रहते हैं। तुम बता दीजिए माइक्रोफोन देखिए, उपकरण है माइक्रोफोन, कहा नहीं देखिए। महंगाई का जमाना, ये तना को मारते हैं डंडी और एक माइक कहते हैं, ई वाला माइक्रोफोन। सोचो कहा कि नहीं थे, कोई लोग खाली नाम सुनता है माइक्रोफोन, पता ना कौन वाला फोन है। ओप्पो वाला तो मेरे पास है, भाई माइक्रोफोन कौन वाला। अरे माइक्रोफोन का मतलब क्या है? तो बोलो माइक का काम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बोलो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बोलो लाउड स्पीकर, महंगाई का जमाना, लाउड खत्म, खाली स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलो, जल्दी से सोच के बता दीजिए। बहुत बढ़िया आप लोग बोल रहे हो। इंजन, इंजन, इंजन में ऊष्मा चाहिए, पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता। ध्यान से सोच के बोलना। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऐसा कोई उपकरण पूछा जाए बता सकते हो? मोमबत्ती, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब, बल्ब, बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ऐसा कोई उपकरण तो आप लोग सोच सकते हो। अब हम लोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसको सुन लें और उसके बाद थोड़ा नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा, दो टर्म को समझेंगे, उसके बाद ऊर्जा से निश्चिंत हो जाए। तो सभी लोग जरा ध्यान दें। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है आइंस्टाइन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का, तो 20वीं शताब्दी के सबसे महान वैज्ञानिक में से एक। जैसे 1600 ईस्वी के आसपास न्यूटन के बिना राय के कुछ नहीं होता, उसी तरह से 1900 ईस्वी के आसपास आइंस्टीन से बिना पूछे कुछ नहीं होता। महान वैज्ञानिक। और आइंस्टीन के बारे में कहानी सुनोगे तो तुम्हें आश्चर्य हो, कारण इनको टीचर 6वीं 7वीं क्लास तक 3 बार लगातार एक ही क्लास में फेल करते थे। और इनके मार्कशीट पर टीचर ने लिखा मंद बुद्धि का बच्चा, मंद बुद्धि का बच्चा इनके बारे में लिखा। और इन्हीं पर एक सिनेमा भी बना इनकी कहानी के कंसेप्ट से। ऐसा माना गया कि दूसरे ग्रह के कोई प्राणी थे जो इनसे संपर्क हुआ और वो जब स्पर्श किया तो दूसरे ग्रह के प्राणी एलियन जैसा बहुत सुपर ब्रेन इनको हो गया और फिर इनसे कोई टक्कर नहीं ले पाया। इस पर एक सिनेमा भी आप लोग देखे हो। तो अब कौन सिनेमा सब छोड़ दीजिए, सब आंसर तक दे देते हैं। ध्यान दीजिए, कोई मिल गया। अरे मैं तो बड़ा ध्यान दिया था, सिनेमा ही लोग नहीं बोलता। ध्यान में तो आइंस्टीन, अब सोच लीजिए उनके बारे में कंसेप्ट यही है और इन्होंने अद्भुत कार्य को खोजा। ईश्वर का 3 काम उसको मनुष्य नहीं कर सकता, उसको इन्होंने खोज दी। जिस दिन मनुष्य इन तीनों कामों को यूज करने लगेगा, कोई मंदिर नहीं जाएगा, वैज्ञानिक के पास जाएगा। क्योंकि ईश्वर का पहला काम जनरेट करना, उत्पन्न करना। कोई धरती पर सामान उत्पन्न नहीं कर सकते। तुमको हम कहे कि मेरे हाथ पर 1 किलो मिट्टी उत्पन्न कर दो, तुम टांग के ला सकते? कहां से लाया जी? उधर से टांग के ले आया। उत्पन्न कैसे करें? ये उत्पन्न करने का क्रिया सिर्फ और सिर्फ ईश्वर करते हैं। ऑपरेट चलाना, तुम कितने दिन तक चलोगे, कोई हॉस्पिटल गारंटी नहीं देगा, चाहे वो कितना बड़ा रहे। कोई हॉस्पिटल में अरबों रुपया से हॉस्पिटल बने, किसी को ही गारंटी नहीं दे सकता 1 साल जिंदा रखने की गारंटी। मर भी जाओगे फिर जिला देंगे। करोड़ों का हॉस्पिटल, कोई नहीं। ऑपरेट कितना दिन होगे, कनेक्शन वहां ऊपर वाला कनेक्शन में डेट पूरा होगा, सांस उल्टा हो। कितने बड़ा हॉस्पिटल में जाओगे, वेंटिलेटर लगाएगा, ऑक्सीजन लगाएगा और इस वक्त कहेंगे सब क्या लगाया जी, चलो हो गया समय, लेके चला जाएगा। सब यही रह जाना। ऑपरेट सिर्फ वही करेगा। और तीसरा डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। कोई लड़के नष्ट नहीं कर सकते। तुमको हम बोले कि इस बोर्ड को नष्ट कर दो, मैं समझ रहा हूं तुम जलाने के लिए सोच रहा है। देखो एक लड़का तुरंत बोला कि सर हमको बोली, मैं तुरंत कर दूंगा। नष्ट मतलब तुम जलाना सोच रहे हो। अरे मूर्ख, तुम इसका रूप बदल सकते हो। अच्छे बोर्ड से जला हुआ बोर्ड नष्ट नहीं हुआ, उसका रूप बदल गया अच्छे बोर्ड से जला हुआ बोर्ड। नष्ट का मतलब पृथ्वी पर ही न रहे। तुम्हारे पास है कोई विद्या कि पृथ्वी पर ही न रहे? राख को पानी में फेंकना सोच रहा होगा तो पृथ्वी पर है, घर में सोच रहा है पृथ्वी पर है, खा जाने सोच रहा है फिर रहेगा पृथ्वी पर। तुम कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी बैठ के सोच रहा है, नष्ट नहीं होगा तुमसे। ये नष्ट सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते? ईश्वर कर सकते। बात सुनेंगे बढ़िया से। पृथ्वी से कोई चीज गायब करना वो सिर्फ ईश्वर कर सकते। और उसमें आपको समझा दे, आइंस्टीन ने डिस्ट्रॉय को खोजा, नष्ट करने का सिद्धांत दिया। मैं धरती से किसी चीज को नष्ट कर सकता। ये कोई साधारण काम अभी तुम नहीं सीख रहे हो, ईश्वर का काम। धीरे धीरे जनरेट करने की ओर अभी मनुष्य खोज कर रहा है। आज से 8 साल पहले से हम लोग लगे हुए हैं
फ्रांस स्विट्जरलैंड के आसपास एक बड़े लंबे सुरंग में हम लोग एक मशीन लगा के एक कण का खोज किया है और उस कण का नाम ही दिया है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल वो कण है, हम लोग किसी चीज को उत्पन्न कर सकते हैं। अभी उस पर रिसर्च चल रहा है। आने वाला 50-60 साल में अगर उस पार्टिकल पर रिसर्च संभव रहा तो हम लोग किसी भी एनर्जी को मास में बदल सकते हैं। अभी मास को एनर्जी में बदलने के लिए आइंस्टीन ने सिस्टम दिया E बराबर mc², जहां C वेलोसिटी ऑफ लाइट है। आइंस्टीन ने कहा कि किसी वस्तु को तोड़ो मत, प्रकाश का वेग दे दो, वो वस्तु ऊपर मत सोचना, एनर्जी में बदल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। कोई लड़का सोच रहा है ऊपर चक्कर मारेगा, चक्कर मत मरवाओ, एनर्जी में बदल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। और मास को एनर्जी में बदलने के लिए इसने दिया। अब तुमको परीक्षा में क्वेश्चन क्या आएगा, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर mc² में C क्या है? प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बोलिए क्लियर है सबको? लास्ट टॉपिक। उसके बाद अब एनर्जी आपका हो गया। एनर्जी से अब तुम सेट बनाओगे। कोई लड़के को किसी प्रश्न में दिक्कत है ला पूछो, हमें भी ताजा क्वेश्चन में बहुत खुशी होती। बाकी तो मैं खुद भी इतना ताजा करूंगा कि तुम्हारे रैक में जितने किताब है उससे ऊपर चले। बस वो जितना चलेंगे तुम्हारे घर की किताबों में उससे ऊपर का काम कॉपी में किया रहे। तुम अपने खोजोगे, कहोगे इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका ये होगा, तो मतलब एनर्जी से किया। अब जरा ध्यान दीजिए, ऊर्जा को 2 भागों में बांटते, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसका हिंदी नाम भी ध्यान रखना है। नवीकरणीय को हम लोग गैर परंपरागत कहते हैं और इसको हिंदी में परंपरागत कहते हैं। आपको केवल पहचानने आएगा और वर्तमान परिदृश्य इसी का है। अभी मैं चेक करूंगा कि आप लोग सही बता पाते हो कि नहीं। आसान से चलेंगे और पकड़ लेंगे। पहले परिभाषा सुनो, हम सब सुना के पूछते हैं। जो परंपरा से चल रहा है, छड़ बाबा परबाबा बाबा से, परंपरागत नाम है परंपरागत। जो परंपरा से चल रहा है और उसमें नया कुछ नहीं कर सकते, समाप्त होने की संभावना है, फिर से चक्रीय उपयोग नहीं करेंगे, वो अनवीकरणीय। कोयला बहुत पहले से चल रहा है, पेट्रोलियम बहुत पहले से चल रहा है। पेट्रोलियम बोलेंगे तो पेट्रोल, किरासन, डीजल सब हो जाए। तो ये सभी एक अनवीकरणीय है, इसका साइक्लिक उपयोग नहीं कर सकते, बहुत पहले से चल रहा। जो परंपरा से नहीं चल रहा है, नया है, गैर परंपरागत। मैंने बूढ़ा आदमी को दिखाया तो सिर खुजला है, हम लोग समय ऐसा नहीं था, तो कहेगा वो ये गैर परंपरागत। और तुम सोलर कुकर ले लो, धूपा में कुकर रख के खाना बनाओ, तो बूढ़ा आदमी कहेंगे कैसे खाना बन रहा है, तो बाबा धूपा से। जमाना बहुत बदल गया, कहोगे समझ गए, इसको गैर परंपरागत कहेंगे। ये परंपरा से नहीं चल रहा है और इसमें नया करने की संभावना है, चक्रीय उपयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय कहलाता है। अब तो हम समझते हैं कि हम नाम बोलेंगे तो आप बता दोगे नवीकरणीय की अनवीकरणीय, एक तनातन बोलोगे कि नहीं? बोलेगा ना? जल्दी 2-3 हल्का हल्का। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय, वेरी गुड। दूसरा नंबर एकदम हल्का, केरोसिन, जल्दी बोलिए, अनवीकरणीय। केरोसिन क्या होगा? अनवीकरणीय। तो ये तो हुआ पराई बॉल। अब 2-3 पूछने वाला, परीक्षा में जो पूछता है और सीधा वहां आ जाए और देखिए आप सही करते हो कि नहीं, जहां खतरा है। जल्दी बोलना सोच के। जटरोफा, जटरोफा नाम नहीं सुना? अरे मूर्ख नहीं सुना तो नहीं करने क्यों नहीं बोल रहा है? कैसा मूर्ख है? तुमको अभी सुखाए नहीं सुना तो मतलब वो परंपरा से नहीं चल रहा है, गैर परंपरागत है, वो नहीं करनी है। हम इसीलिए चेक कर रहे थे जटरोफा सुनकर बोलता है कि नहीं। जटरोफा ये क्या है? अरे क्या है? तो मतलब नहीं करनी है, नहीं समझा बाजी? अच्छा खैर, पहले तो आंसर बोल देता, फिर कहता कि हम मार तो दिए हैं, समझे नहीं। तुम लोग आंसर नहीं मारता। जल्दी बोलो, जटरोफा मतलब समझते हो? जटरोफा क्या है? जटरोफा पेड़ है, जटरोफा पेड़ है। कैसा पेड़? इसके बीच से डीजल निकलता है। सुन लो बढ़िया से, डीजल का विकल्प है, बाजार में पटना में मिलेगा। तुम कहना जटरोफा का पेड़ शरीफा जैसा फल होता है, गलती से अगर बच्चे इसके फल खा लिए तो पेट में डीजल चला गया, बीमार पड़ जाए, कई बार निकलते रहता है। और जटरोफा का पेड़ आजकल सरकार प्रोत्साहित कर रही कि खेतों में रोको, इसको रोक दोगे तो उसमें फल होगा और सालाना फलता है। और फल को तोड़ के जैसे सरसों पे रहता है, जटरोफा को पेड़वाओ तो डीजल निकलेगा, ट्रैक्टर दौड़ेगा, पेट्रोल टंकी जाने का जरूरत नहीं। तो बताओ ये एकदम नया चीज हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए नवीकरण में बोलिए क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरण, फिर शांत रहता है। कंटन बोलो, भूतापीय ऊर्जा नवीकरण, जल्दी बोलो, वन हल्का से चले। जंगल, 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 जंगल नवीकरण है कि अनवीकरण है? जल्दी बोलिए। अच्छा किसी को नवीकरणीय लग रहा है? बताओ नवीकरणीय है। एक लड़का को लग रहा, तुमको लग रहा? अच्छा 2 को लगा। अच्छा ये बताओ, जंगल बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा? अनवीकरणीय। वाला को लड्डू नंबर मिला, नवीकरणीय है। कैसे मारता है जी? हाँ सुनो बढ़िया से, ध्यान दो। हम अभी 4 को पूछेंगे, उसी में तो ब्रेक है। अब परीक्षा में वही वाला भागेगा। तुमको क्या लग रहा है कि कोयला देगा कि तुम मार के चलागा? इतना हल्का कोई लड़का सोचता है, देगा क्या नवीकरणीय है, देगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, हमारे कोयला तुमको देगा नवीकरणीय नहीं करनी, लेकिन उसमें
अब बताओ वन की बात की, मेन एक लाइन ध्यान देना, चक्रीय यूज, साइक्लिक यूज है कि नहीं? चक्रीय का मतलब खत्म के बाद पुनः उत्पादन आप कर सकते हो कि नहीं, या अपने से हो सकता है कि नहीं? अगर उसका पुनः उत्पादन संभव है तो वो नवीकरणीय है, समाप्त नहीं होगा, असीमित भंडारण। खत्म होगा तो हो जाए, कोयला तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये खत्म हो जाएगा तो कुछ पेड़ को कहोगे गोंडवाना लैंड में, कार्बोनिक फेरस युग में नीचे जाने से कोयला बनाता तो भेजो नीचे, कुदार लो रे खनो पेड़ के डाल दो, समंदर से सड़ जाएगा, एक साल बाद निकालोगे तो कहोगे सब सड़ गया, कोयला की नहीं। उसके लिए एक स्थितियां अलग होगी। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग के हाथ में नहीं है तो कोयला हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन अब बताओ वन तुम्हारे हाथ में है कि नहीं? क्या जंगल फिर से उत्पादित कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। जंगल नष्ट हो गया फिर से लगा देंगे, तो जब फिर से उत्पादित कर दोगे तो समझ लोगे कि इसको हम लोग कैसा संसाधन कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। अगला पूछते हैं, बना देगा? अभी तुम लोग ज्यादा जरूरत से समझदार हो गया है, अभी एकदम ध्यान केंद्रित है, थोड़ा कमेगा तो फिर एक दिया जाएगा। और जरा सुन लें, शक्ति पावर का थ्योरी पूरा चलेंगे, फिर दोनों लिखाएंगे, कल आपका दोनों खत्म हो जाएगा। नए लोग जो भी है, नया बैच शुरू हो गया, अब ओरिजिनल स्पीड आएगा, गैप शॉट नहीं लेंगे, धीरे धीरे 3 विषय एट ए टाइम। मैं देखो एक चीज स्पष्ट कर दो, 1 घंटा कोई टीचर क्लास लेगा, कभी कोर्स नहीं खत्म होगा, इतना कम भी नहीं पढ़ना कि एक बैच 1 घंटा निकला नहीं, दूसरा शुरू, तीसरा शुरू, अब बीच में हुआ नहीं खत्म हो, उसमें फिर कभी संभावना नहीं। इसीलिए हमारी थ्योरी है, हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिए, और इसीलिए मैं एक बैच रखता हूं। अभी फिलहाल आपका टाइमिंग 3:30 से 6:30, 3 घंटा। मैं अंतिम वाला समय भी नहीं देखता, 7 भी बच सकता है, कोई समय होने का चक्कर है नहीं। धीरे धीरे ये 2.5 भी हो सकता है। मैं लगातार 12 घंटा पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ, एक ऊर्जा के साथ, बिना गैप। इवनिंग के बीच में अब लगाई थक गए, मैं सुबह 6 बजे से शाम 7 तक 13 घंटा ऐसे भी पढ़ाते रहता हूँ। तो मुझे ये मत सोचना कि 6 घंटा हो गया तो मेरी आदत, भारी शरीर से भी परेशान मत होना, अनुकूलित हो गया है। तो इसीलिए अब तुम लोग को देखते हैं कि भाई बुढ़े बुजुर्ग लोग उधर बैठा परेशान होगा, तो 4 घंटा, अभी 3, अधिक से अधिक 4 घंटा 5 घंटा समय देना पड़ेगा। टाइम दोगे एकदम खूब समझते हुए इत्मीनान से सिलेबस हो जाए। अभी आपको समझाएंगे भी, लिखाएंगे भी। लास्ट मोमेंट में परीक्षा से 15 दिन पहले लिखाना मैं बंद कर देता हूँ, फिर पीडीएफ वाला जो शब्द अभी चल रहा है वो मिलता है। सुबह से पीडीएफ नहीं देते, क्योंकि पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर उतना मलदार नहीं हो पाता। वो अंतिम मोमेंट में कम इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जब रहेगा तो कोई बात नहीं, क्लास में खूब सुनिए, याद कर लीजिए, पीडीएफ लीजिए, लिखाया हुआ हो। अभी हम लोग लिखेंगे, समझेंगे, सब साथ साथ चले। बात समझ गया सबको? तो हम लोग कल का क्लास आगे बढ़ेगा, नए लोग को भी सबको जानकारी दे देंगे। आप लोग का प्रेम पटना में 2 जगह में बदलने को मजबूर कर दी। तो छोटे से हॉल से हमने पटना शुरू किया, और आपका नया टोला उस हॉल में तुरंत आप लोग का प्रेम उसको भर दिया, तो दूसरे हॉल में गए, फिर भरा, तो अब बाजार समिति आपका बड़े हॉल में आए कि अब 600-700 800 एक बार मिजाज से पड़ेगा। और जो पढ़ने वाले लोग मित्र है, उनको आप कहोगे, वो कहेंगे अच्छा जगह मुझे ले आए। बाकी मेरे क्लास में हम लोग हंसते खेलते खूब पढ़ते हैं, कहीं को तनाव में थोड़े रखते हैं, लेकिन हाँ बिना मतलब हुआ वो कर रहा है सिटीमान, इन सभी चीजों से मुझे एलर्जी होती है। मैं संस्कार बुझकर नहीं पढ़ा सकता। मुझे लगना चाहिए कि पढ़ने वाले लोग मैं अपना अंतिम दम लगाऊं, मेरे कारण कमी नहीं रहेगी। ये नहीं होगा कि ये चीज रह गया, वो चीज रह गया, जो चाहिए मैं उससे खुद ऊपर का मेहनत करूं। तुमको और कुछ चाहिए कि थोड़ा इसमें और हम सब मेहनत के लिए तैयार, लेकिन हमें लगना चाहिए कि सीखने को रिजल्ट देने वाला मेरा अर्जुन उधर बैठा है, तुम मेरे अर्जुन हो। एक बार तुम रिजल्ट दोगे, बढ़िया करोगे, हम द्रोणाचार्य हो जाएंगे। और द्रोणाचार्य को तो मेन 5 में पांडव मिला, जितना में 1 अर्जुन था, इसमें न जाने कितने अर्जुन बैठे हुए। तो इतने अर्जुन को हमारे लिए इतने अर्जुन लोग हैं, तो उसके लिए मेरे पास क्या नहीं समय है। खूब सीखने, खूब ध्यान दीजिए। और हम आपके कोई बहुत डरने उड़ने वाला भी नहीं कि हम बैठे मैं कमें सर फला से पूछ लो, जहां है आओ, पूछो, बतियाओ, रिजल्ट दो, हम भी तुम्हारे लिए हमेशा एकदम तैयार। बात समझ गया सबको? तो कल हम लोग निर्धारित समय से इसी सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक। धन्यवाद सबको।